Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel Priyar Concept Classes। हम सोशल साइंस की बात कर रहे हैं और सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उसके ऊपर वीडियो बनाई जा चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले उन उस चैप्टर की वीडियो को ज़रूर देखें। और इस चैप्टर के ऊपर भी ऑलरेडी वीडियोस बन चुकी हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप उन पहले की वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपको इस वीडियो में कहीं भी बातें आसानी से समझ में आएंगी। ये चैनल हर टॉपिक को आसान लैंग्वेज में डिस्कस करता है और कोशिश करता है कि इसमें कहीं भी बात हर बच्चे के समझ में आसानी से आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। इससे पहले के जो टॉपिक है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें स्टार्ट करना है हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन वी कैन सी दैट देयर कंटिन्यूज टू बी कंसिडरेबल अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। तो जैसा कि हमने पीछे पढ़ा एग्जाम्पल लक्ष्मी का, तो हमने देखा वहाँ पे कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा जो अंडर एम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन है या जो अंडर एम्प्लॉयमेंट जो चीज़ है वो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में ही देखी जाती है। देयर आर ऑल्सो पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉयड एट ऑल। इन वॉट वेज कैन वन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल। और कई जगह तो ऐसी हैं जहाँ पे बिल्कुल भी जो लोग हैं वो एम्प्लॉयड नहीं है। एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि वो काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है। लेट अस लुक एट सम ऑफ देम। तो कुछ जो सॉल्यूशन है हम वो देख सकते हैं कि अगर वो सॉल्यूशन किए जाते हैं तो हो सकता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट किया जा सके। टेक द केस ऑफ लक्ष्मी विद हर 2 हेक्टेयर प्लॉट ऑफ अनइरिगेटेड लैंड। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं लक्ष्मी का ही, जो पिछले चल रहा था एग्जांपल, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो लक्ष्मी के पास 2 हेक्टेयर की जो अनइरिगेटेड लैंड थी, यानी कि उस लैंड के ऊपर किसी भी तरह का इरिगेशन जो फैसिलिटी थी वो नहीं थी, यानी सिंचाई की जो फैसिलिटी है वो उसके पास नहीं है। The government can spend some money or banks can provide a loan to construct a well for her family to irrigate the land। और अगर गवर्नमेंट चाहे या जो बैंक्स हैं अगर उनको ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि जो फैमिली है जिसके पास लैंड इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है तो उनको इरिगेशन करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करें और एक वेल बनवाएं। यानी कि वेल का मतलब हो गया कि एक जिस तरीके का पानी स्टोर करने के लिए एक चीज़ बनाए ताकि उस पानी से जो स्टोर किया हुआ पानी से वो अपनी लैंड की इरिगेशन कर पाते। Lakshmi will then be able to irrigate her land and take a second crop wheat during the रबी सीजन। तो लक्ष्मी को अगर ऐसा इरिगेशन का फैसिलिटी मिल जाता तो लक्ष्मी अपने लैंड को आराम से इरिगेट कर सकती थी। और रबी का जो सीज़न है, यानी कि जो नवंबर से अप्रैल तक का जो टाइम पीरियड रहता है उसे रबी सीज़न कहा जाता है। तो उस पीरियड में जो है वीट ग्रो करने का एक रहता है सीज़न। तो उस पीरियड में वो दूसरी जो क्रॉप है, यानी कि एक क्रॉप उसने कुछ किया होगा, राइस हो सकता है कल्टीवेट किया हो, तो दूसरी जो सीज़न है उस सीज़न में वो वीट को जो है ग्रो कर सकती है। लेट अस सपोज दैट 1 हेक्टेयर ऑफ वीट कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 2 पीपल फॉर 50 डेज। तो हम एग्जांपल समझ लेते हैं ऐसा कि जो 1 हेक्टेयर लैंड है, जैसे कि उसके पास 2 हेक्टेयर लैंड है लक्ष्मी के पास, तो उसमें से 1 हेक्टेयर जो लैंड है उसमें जो वीट है वो प्रोड्यूस की जाती। और जो वीट को प्रोड्यूस करने में चाहे वो जैसे इंक्लूडिंग सोइंग है, वाटरिंग है, फर्टिलाइज़र, यानी जो भी काम होते हैं हार्वेस्टिंग तक, यानी कि कटाई तक के जो भी काम होते हैं उन सारे कामों में 2 लोगों को लगाया जाता। और वो 50 डेज तक जो है वो लोग काम पे लगे रहते हैं। यानी कि जो ये एक सीज़न में जितने डेज होते हैं उस सीज़न में जितने काम होते हैं वो सारे काम वो लोग करते। तो 2 लोग कम से कम इसमें काम में लगते और वो एम्प्लॉयड कहे जाते। सो 2 more members ऑफ द फैमिली कैन बी एम्प्लॉयड इन हर ओन फील्ड। तो इस तरीके से दो जो लोग हैं, जो उसकी फैमिली में 5 लोग थे और पांचों में से जितने लोग भी काम कर रहे थे वो सभी लोग ना वो काम में इंक्लूड हो रहे थे और ना ही वो प्रोडक्शन में किसी तरह का पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो यहाँ पर अगर उन 2 लोग को ये काम पे लगाया जाता तो हो सकता है कि वो 2 लोग जो होते एम्प्लॉयड कहे जाते। नाउ सपोज अ न्यू डैम इज कंस्ट्रक्टेड एंड कैनाल्स आर डग टू इरिगेट मेनी सच फार्म। और ऐसा सपोज कर लेते हैं कि अब उन्हीं के गांव के पास एक डैम को बनाया जा रहा है। डैम का मतलब आप सब जानते होंगे। और कैनाल बनाई जा रही हैं। कैनाल का मतलब जो पतली पतली नहरें होती हैं जिस नहरों से पानी जो है
बहता है और उस पानी के बहने से जो है जहाँ जहाँ से वो निकलता है, तो वहाँ पे हर एक लैंड के पास एक स्पेस छोड़ी जाती है ताकि वो पानी जो है जा सके। अगर आपने ऐसी कैनाल देखी है अपने आसपास तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने ऐसी कैनाल कहाँ देखी है। तो इस तरह से जो कैनाल बना के जो है बहुत सारे लैंड को इरिगेट किया जा सकता है। दिस कुड लीड टू अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विद इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इटसेल्फ, रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। और इस तरह के जो काम है, यानी कि जैसे कैनाल बनाना, डैम्स बनाना, या इस तरीके से इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट चीज़ें करना, लोन प्रोवाइड होना, जैसे सारे काम हो रहे हैं, ये ऐसे अगर चीज़ें होती रहेंगी तो एग्रीकल्चर में जैसे जो अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी अगर ऐसा किया जाता है तो। नाउ सपोज लक्ष्मी एंड अदर फार्मर प्रोड्यूस मच मोर देन बिफोर। अब जो है लक्ष्मी के पास इरिगेशन फैसिलिटी अगर मिल जाती है लक्ष्मी को, तो ऑब्वियस सी बात है जो प्रोडक्शन हो रही थी, अब वो पानी की वजह से हो सकता है कि प्रोडक्शन उतनी अच्छी ना हो रही हो। अब लगातार पानी मिल रहा है, लगातार सारी चीज़ें फर्टिलाइज़र वगैरह मिल रहे हैं, और भी जो गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प होती है, अच्छी सीड, वो सब चीज़ें मिलने से क्या हो गया कि जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गई, ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी। दे वुड ऑल्सो नीड टू सेल सम ऑफ दिस। अब जब लक्ष्मी के पास पहले से ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, तो पहले से ज़्यादा प्रोडक्शन अगर होगी तो वो कुछ चीज़ तो अपने पास रखेगी और बाकी जो बचा हुआ है सरप्लस, उसको क्या करेगी, बेचने की कोशिश करेगी मार्केट में। फॉर दिस दे मे बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट दियर प्रोडक्ट टू अ नियर बाई टाउन। और इस चीज़ के लिए उन्हें चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, यानी कि कोई एक गाड़ी चाहिए या फिर कोई गाड़ी चलाने वाला चाहिए जो गाड़ी चलाकर उनके सामान को उनके वहाँ से टाउन तक लेके जाए या फिर मार्केट तक, जो भी नियर बाई मार्केट है वहाँ पे लेके जाए। इफ द गवर्नमेंट इन्वेस्ट सम मनी इन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स or makes better rural roads so that mini trucks reach everywhere, several farmers like Lakshmi who now have access to water can continue to grow and sell these crops. अगर गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा करे और स्टोरेज के लिए जो गोडाउन्स हैं उन्हें बनाए, तो जो लक्ष्मी जैसे जो फार्मर हैं वो अपना जो भी प्रोडक्शन होती है उस प्रोडक्शन से बचे हुए को अपने लिए जो यूज़ करने के बाद अगर उनका ज़्यादा हो जाता है तो उसको जो है मार्केट में उसको सेल कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा वहाँ से अर्न कर सकते हैं। दिस एक्टिविटी कैन प्रोवाइड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट टू नॉट जस्ट फार्मर बट ऑल्सो अदर्स सच एज दोज इन सर्विस लाइक ट्रांसपोर्ट और ट्रेड। तो ये लक्ष्मी जैसे फार्मर को ही सिर्फ इसमें फ़ायदा नहीं होगा, इसमें उन लोग को भी नौकरी मिलेगी जो सर्विसेज करना चाहते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट और ट्रेड, यानी कि सामान बेचने वाले और ट्रांसपोर्ट गाड़ी चलाने वाले जो लोग हैं उनको भी यहाँ पे नौकरी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लक्ष्मी नीड नॉट कन्फाइन टू वाटर अलोन। लक्ष्मी जो है उसकी सिर्फ पानी की प्रॉब्लम नहीं है कि सिर्फ पानी से उसकी सारी प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाए। टू कल्टिवेट द लैंड शी ऑल्सो नीड सीड्स, फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट एंड पम्प सेट्स टू ड्रॉ वाटर। तो लक्ष्मी को पानी के अलावा भी अच्छी सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स चाहिए, अच्छे पंप सेट चाहिए पानी निकालने के लिए। बीइंग अ पुअर फार्मर शी कैन नॉट अफोर्ड मेनी ऑफ दीज, so she will have to borrow money from money lenders and pay a high rate of interest. If the bank gives her credit at a reasonable rate of interest, she will be able to buy all these in time and cultivate her land. लक्ष्मी जैसे फार्मर जो गांव में हैं, ज़्यादातर फार्मर, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो चाहते तो बहुत कुछ करना है लेकिन पैसे नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं वो अपनी जो चीज़ें हैं जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। अच्छे सीड खरीदना, अच्छे फर्टिलाइजर्स खरीदना, अच्छे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स खरीदना, इन सब के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए और वो पैसा जो है उन्हें मनी लेंडर से मिलता है। भाई मनी लेंडर कौन होते हैं? मनी लेंडर का मतलब होता है ऐसे लोग जो गांव के अंदर में अपने गांव वालों को पैसा प्रोवाइड करने का काम करते हैं, उन्हें मनी लेंडर कहा जाता है, यानी पैसे उधार में देने वाले लोग। तो ये उधार में देने वाले लोग क्या होते हैं कि ये इनके पास किसी भी तरह का रिकॉर्ड नहीं होता है, ना ही किसी भी तरीके का कोई सिस्टम होता है। तो इनको जिसको जिस रेट पे देना हो, ब्याज इनका बहुत ज़्यादा होता है। ये जिस मनी अगर किसी को देते हैं तो उसमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, यानी ब्याज बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है, जो गरीब है जैसे लक्ष्मी जैसे जो लोग हैं वो इनके उधार चुकाते चुकाते ही जो है इनकी सारी की सारी ज़िंदगी चली जाती है। तो इस तरीके से ये काफ़ी ज़्यादा अपने एक बार इन्होंने उधार लिया तो उसके बाद उधार चुका ही नहीं पाते हैं और इस तरीके से उधार में दब के रह जाते हैं। अगर बैंक जो गवर्नमेंट है अगर वो क्या करे, जो बैंक्स हैं उनको जो है
अच्छे रीजनेबल रेट पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करने की बात वो बैंक गवर्नमेंट अगर बैंक से कहती है और बैंक सस्ते रेट इंटरेस्ट रेट पे जो है वो फार्मर्स को देते हैं पैसा उधार, तो फार्मर जो है उनको जल्दी वापस भी कर पाता है क्योंकि उसका इंटरेस्ट कम होता है और उनके जो पैसा मिलता है उनको उससे अपने काम को कर पाते हैं। इस तरीके से इनकी काफ़ी सारी हेल्प हो जाती है और इनको मनी लेंडर्स के ऊपर डिपेंड होना नहीं पड़ता है। This means that along with water, we also need to provide cheap agricultural credit to the farmer for farming to improve. तो इस बात से हमें पता चलता है कि सिर्फ पानी प्रोवाइड करने से फार्मर्स की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती हैं। फार्मर्स को पैसा भी चाहिए होता है बाकी सारे एग्रीकल्चर वर्क करने के लिए। तो एग्रीकल्चरल क्रेडिट का मतलब फार्मिंग करने के लिए जो पैसा उधार उनको चाहिए वो प्रोवाइड भी हमें सरकार को उनको करना चाहिए। वी विल लुक एट सम ऑफ दीज नीड्स इन चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट। और यही जो चीज़ है कि मनी लेंडर क्या होते हैं और किस तरीके से पैसा प्रोवाइड करना चाहिए, ये हम चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट में पढ़ेंगे, यानी जस्ट इस चैप्टर के बाद। Another way by which we can tackle this problem is to identify, promote and locate industries and service in semi-rural areas where a large number of people may be employed। और दूसरा काम ये हो सकता है कि गवर्नमेंट जो इंडस्ट्रीज को सेटअप कर रही है वो सिर्फ सिटी एरिया में या ऐसे एरिया में जहाँ पे जो फैसिलिटी हो आसानी से अवेलेबल है, इसकी बजाय वो गांव में इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए इंडस्ट्रीज को प्रमोट करे और इंडस्ट्रीज जो सेटअप करने वाले लोग हैं उनको इनकरेज करे। इस तरीके से जो ये इंडस्ट्री सेटअप अगर गांव के एरिया में होती हैं तो कहीं ना कहीं जो काम वहाँ पे होता है उस काम को करने के लिए जो लेबर उनको चाहिए वो गांव से आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो गांव में खाली बैठे हुए लोग हैं वो यहाँ पे जाके काम करेंगे और इस तरीके से उनका जो अर्निंग है वो बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल दिया इन्होंने, फॉर इंस्टेंस सपोज मैनी फार्मर डिसाइड टू ग्रो अरहर एंड चिकपी पल्स क्रॉप्स जिसको बोलते हैं, सेटिंग अप दाल मिल टू प्रोड्यूस एंड प्रोसेस दीज एंड सेल इन द सिटीज इन वन सच एग्जाम्पल। तो अगर एग्जाम्पल देखें, अगर फार्मर चाहते ही हैं अगर अपनी अर्निंग को ग्रो करना और अगर ऐसा कोई फार्मर सोच लेता है, वो थोड़ा पढ़ लिख जाता है और चीज़ों के बारे में जानता है, तो अगर वो अपने गांव वालों को इकट्ठा कर कर उनसे कहे कि हम लोग एक काम करते हैं, अरहर जैसी दाल और जो चिकपी जैसी दालें हैं इनको हम ग्रो करते हैं और ग्रो करने के बाद हम क्या करते हैं कि ये दाल मिल अपने ही गांव में बनाते हैं, जिससे दाल मिल बनाने से क्या होगा कि हमें दूसरों के वहाँ काम करने नहीं जाना पड़ेगा, अपने गांव की ही जो इंडस्ट्री है वहाँ पे काम करेंगे और इस तरह से अरहर और जो भी दालें हम उगाएंगे उनको हम प्रोसेस भी हम ही करेंगे और पैकेजिंग भी हम ही करेंगे उसकी, और सेल करने के लिए हमारे यहाँ का ही जो गांव का आदमी होगा उसे ही हम ट्रांसपोर्ट का मतलब गाड़ी का जिम्मेदारी भी देंगे और अपने गांव की गाड़ी लगाएंगे। इस तरीके से ये अपने सारे गांव वालों को क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयड कर सकते हैं। Opening a cold storage could give an opportunity for farmer to store their products like potatoes and onions and sell them when the price is good। और अगर कोल्ड स्टोरेज वाली फैसिलिटी अगर गांव में प्रोवाइड करी जाती है, अब कोल्ड स्टोरेज क्या होता है, कोल्ड स्टोरेज का मतलब होता है ऐसे गोडाउन्स जहां पर फ्रीजिंग की फैसिलिटी होती है, यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर मेंटेन रहता है वहाँ पे जिस टेम्परेचर में जो ऐसे हमारे क्रॉप्स होते हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं अगर उनको ज़्यादा देर तक जल्दी जल्दी यूज़ नहीं किया गया, जैसे पोटैटोज़ हो गए, ओनियंस हो गए, तो इनको जो है कोल्ड स्टोरेज में लंबे समय तक की स्टोर करके रखा जा सकता है और जब प्राइस अच्छा हो मार्केट में तब इनको वहाँ से बेचा जा सकता है। इससे क्या होगा, जो फार्मर है उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे और उसकी अर्निंग क्या होगी, अच्छी हो जाएगी। In near forest areas, we can start honey collection centers where farmers can come and sell wild honey. It is also possible to set up industry that process vegetables and agriculture products like potatoes, sweet potato, rice, wheat, tomato, fruits, which can be sold in outside markets। तो अगर गांव वाले चाहते ही हैं कि वो अच्छा अर्न करें तो फॉरेस्ट से जो उनको प्रोडक्ट मिलता है जैसे हनी जो फॉरेस्ट हमें मिलता है तो वो वहाँ से वो कलेक्ट कर कर वो जाके बेच सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और जो इंडस्ट्रीज़ आसपास में जो ओपन हो रही हैं उन इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल चाहिए होता है, जैसे पोटैटो जो भी नाम लिखे हैं यहाँ पे, तो वो सब चीज़ें फार्मर लोग उनको प्रोवाइड कर सकते हैं और उसके बदले में उनसे अच्छा खासा पैसा ले सकते हैं। This will provide employment in industries located in semi-rural areas and not necessarily in large urban centers। तो इस तरीके से अगर इंडस्ट्रीज़ को सेमी रूरल एरिया में खोला जाएगा, यानी ऐसी जगहें
जो पूरी तरीके से गाँव का एरिया नहीं है, थोड़ा बहुत वहाँ पे जो है फैसिलिटीज़ देखने को मिलती हैं, अच्छी रोड हमें देखने को मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी हमें देखने को मिलती है और ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छे जाने आने के लिए अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ऐसी जगह पर अगर इंडस्ट्री सेटअप होती हैं तो उसके आसपास के जो रूरल एरिया हैं वो भी डेवलप होने लग जाएंगे, वहाँ के लोग भी वहाँ काम करने लग जाएंगे और इस तरीके से डेवलपमेंट बहुत आसान हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये पिक्चर हमें दिखाई दे रही है गुड़ मेकिंग इन हरियाणा। किस तरीके से हरियाणा में गुड़ बनाया जा रहा है। ये कोई गुड़ इंडस्ट्री में नहीं बन रहा है, ये गांव में ही बन रहा है और इस तरीके से गांव वाले लोग इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं और गुड़ प्रोड्यूस करने के बाद जो है ये जो गुड़ बनकर तैयार होगा ये मार्केट में जब जाएगा तो प्रॉफिट्स इन्हीं को ही होगा। What group of people do you think are employed or unemployed in your area? Can you think of some measure that could be taken up for them? आपके एरिया में जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं या अंडर एम्प्लॉयड लोग हैं वो कौन से लोग हैं और आपको क्या लगता है कि उनके लिए क्या ऐसा किया जा सके ताकि वो एम्प्लॉयड हो सकें। तो ऐसा आपको सोचना है और अगर आप सोच लेते हैं तो कमेंट करके मुझे बताना कि क्या आपने तरीका सोचा है कि उनको एम्प्लॉयड किया जा सकता है और किस तरह के लोग जो हैं आपको अंडर एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड आपको दिखाई देते हैं। डू यू नो दैट इन इंडिया अबाउट 60% ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग टू द एज ग्रुप ऑफ 5 to 29 ईयर्स। तो हमारे इंडिया में जो 60% पॉपुलेशन है, अगर टोटल पॉपुलेशन को अगर 100 मान लेते हैं तो 60 लोग उसमें से ऐसे लोग हैं जो 5 से 29 ईयर के बीच में है। आउट ऑफ दिस ओनली 51% आर अटेंडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और इसमें से भी सिर्फ 51% ऐसे हैं जिन्होंने कोई ना कोई जो स्कूल है या पढ़ाई लिखाई के लिए कोई इंस्टीट्यूट है वो ज्वाइन पढ़ा है वहाँ से। द रेस्ट एंड पर्टिकुलरली दोज एज्ड लेस देन 18 ईयर मे बी एट होम और मेनी ऑफ देम मे बी वर्किंग एज चाइल्ड लेबर्स। और बाकी जो बच गए हैं 49% जो लोग हैं वो या तो नहीं पढ़ा उन्होंने स्कूल या तो बीच में से ही छोड़ दिया या तो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली की अर्निंग करने के लिए चाइल्ड लेबर्स वाले काम कर रहे हैं। इफ़ दीज चिल्ड्रन आर टू अटेंड स्कूल वी विल रिक्वायर मोर बिल्डिंग, मोर टीचर्स एंड अदर स्टाफ। और अगर ये बच्चे भी अगर 49% जो बच गए हैं लोग अगर ये भी स्कूल पढ़ना शुरू कर दें तो कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा स्कूल चाहिए और ज़्यादा बिल्डिंग चाहिए स्कूल की, ज़्यादा टीचर चाहिए, ज़्यादा स्टाफ चाहिए काम करने वाला। तो इतने सारे लोगों को नौकरी मिल सकती है अगर इन लोगों को पढ़ाने का काम किया जाए तो। अ स्टडी कंडक्टेड बाय द Erstwhile Planning Commission, now known as Niti Aayog, estimates that nearly 20 lakh jobs can be created in the education sector alone. तो जो हमारा पहले इसको प्लानिंग कमीशन कहा जाता था, आज इसका नाम नीति आयोग हो चुका है और इनका काम है कि कंट्री के लिए प्लान्स बनाना और उन प्लान्स के ऊपर काम करना। तो इन्होंने जो एस्टिमेट किया, इन्होंने जो पता लगाया वो क्या पता लगाया कि जो 20 लाख जॉब्स जो हैं वो क्रिएट की जा सकती हैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सेक्टर के अंदर में अगर हमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी ही होगी तो। सिमिलरली इफ वी आर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन वी नीड मेनी मोर डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर एक्सेट्रा। और इसी तरीके से अगर हमने हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करना है तो हमें हॉस्पिटल चाहिए, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर चाहिए, नर्सेज चाहिए, हेल्थ वर्कर चाहिए, तो उन्हें भी इम्प्रूव करना पड़ेगा और रूरल एरिया में से भी उन लोग को लिया जा सकता है। These are some ways by which jobs would be created and we would also be able to address the important aspects of development talked about in chapter 1। तो इस तरीके से अगर नौकरियां प्रोवाइड होंगी तो कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट जो बहुत ज़्यादा हमें डिफ़िकल्ट लग रहा था वो आसान हो सकता है। जो हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा था कि हम किस तरीके से डेवलपमेंट चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह से हम डेवलप हो सकते हैं। Every state or region has potential for increasing the income and employment for people in that area. It could be tourism or regional craft industry or new services like IT। हर एक जो हमारे कंट्री के अंदर में स्टेट है चाहे एरिया है वो सब चीज़ें डेवलप हो सकती हैं अगर वहाँ के लोग, वहाँ का जो गवर्नमेंट है या वहाँ के जो ऊपर के हेड में बैठे हुए लोग हैं अगर वो चाहें अपने जगह को डेवलप करना तो वो बहुत आसानी से हो सकता है। हर जगह में कुछ ना कुछ देखने के लायक चीज़ें होती है तो टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाया जा सकता है, क्राफ्ट इंडस्ट्री को बढ़ाया जा सकता है। हर एक हमने देखा है कि हमारे हर एक स्टेट में अलग एक तरीके का जो हाथों से बुनी गई चीज़ें हैं या कुछ एक नई क्रिएटिविटी लोगों के अंदर में है तो उस तरीके का एक सेंटर बनाया जा सकता है जहाँ पे लोग आकर जो है अपनी क्रिएटिविटी से नई नई चीज़ों को बनाएं और उस तरीके से उन चीज़ों को मार्केट में बेचा जाए तो उनको भी नौकरी मिलेगी और उनका जो बेचा हुआ सामान है वो भी बिकेगा। इस तरह से हमारा
पूरा का पूरा जो हमारा इकोनॉमी है वो ग्रो करने लग जाएगा। आईटी सेक्टर को हम बढ़ा सकते हैं पूरी तरीके से। आईटी सेक्टर का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सम ऑफ दीज वुड रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग एंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, और इसको पूरा करने के लिए बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के ये पूरा नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द same study by the Planning Commission says that if tourism as a sector is improved, every year we can give additional employment to more than 35 lakh people. तो प्लानिंग कमीशन ने एक स्टडी और करी, उस स्टडी में ये उसने पता लगाया कि अगर सिर्फ टूरिज्म सेक्टर को अगर हम ग्रो करना शुरू कर देते हैं और उसको इम्प्रूव करना शुरू कर देते हैं तो हर साल 35 लाख लोगों को नौकरी दी जा सकती है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर स्टेप्स लिए जाएं अच्छे तो इससे जो है हर कोई इंसान जो नौकरी करना चाहता है उसे नौकरी मिलेगी। वी मस्ट रियलाइज दैट सम ऑफ द सजेशन डिस्कस्ड अबाउट वुड टेक अ लॉन्ग टाइम टू इम्प्लीमेंट। For the short term, we need some quick measures. Recognizing this, the central government in India made a law implementing the right to work in about 625 districts of India. तो जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने क्या किया कि इस चीज़ को देखा कि ये सारे जो हमने चीज़ें सोची हैं इन सब चीज़ों को करने में बहुत लंबा टाइम लग सकता है, तो अभी किस तरीके से हम एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो उसने जो है क्या किया कि उसने कानून बना दिया राइट टू वर्क का, यानी काम करने का अधिकार, काम लेने का अधिकार, काम करने का अधिकार। तो इस जो राइट टू वर्क है यानी हमारा काम करने का अधिकार है उसके अंदर उन्होंने 625 जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे इंडिया के उनको लिया। और वो क्या था काम करने का अधिकार, यानी काम कैसे दिया गया लोगों को। इट इज़ कॉल्ड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, मनरेगा जिसको कहा जाता है 2005। अब ये मनरेगा क्या है और किस तरीके से राइट टू वर्क इसके अंदर में आया जरा जानते हैं इसको। अंडर मनरेगा 2005, all those who are able to and are in need of work in rural areas are guaranteed 100 days of employment in a year by the government। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है हर बार कि भाई मनरेगा क्या है और मनरेगा में जो फीचर्स है मनरेगा के वो क्या हैं। फीचर्स का मतलब उसके अंदर जो विशेषताएं हैं, उसकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ से वो पहचाना जाता है कि वो मनरेगा है। तो मनरेगा जो था ये लोगों को नौकरी देने का जो लोगों का अधिकार है, उनको लोग नौकरी मिलनी चाहिए। अगर कोई इंसान, मैंने बताया था आपको, कोई इंसान अगर काम करना चाहता है और अगर उसे काम नहीं मिलता है तो उसे अनएम्प्लॉयड कहा जाता है। लेकिन अगर कोई इंसान काम करना चाहता है और उसे काम मिल जाता है तो उसे एम्प्लॉयड कहा जाता है। तो इसी तरीके से एम्प्लॉयड का मतलब उसे उसके काम करने का राइट जो अधिकार था वो उसे मिल गया। तो हमारी भारत सरकार ने क्या किया, मनरेगा चलाया। मनरेगा जैसे नाम मैंने बता दिया आपको इसका क्या मतलब होता है। तो मनरेगा में क्या होता है कि 100 डेज का गारंटीड वर्क, हर मतलब पूरे साल भर के अंदर में 365 डेज में से 100 डेज का काम जो है इनको जो है सरकार देगी करने के लिए। हर गांव के लोगों को, अगर कोई भी गांव में इंसान है और वो काम करना चाहता है तो उसे 100 दिन का काम जो है वो सरकार करने के लिए देगी। और कोई भी काम हो सकता है, गांव के डेवलपमेंट का ही काम होता है वैसे। और इससे क्या होता है गांव का डेवलपमेंट भी हो जाता है, उनको नौकरी मिल जाती है, उनकी अर्निंग भी बढ़ जाती है और इस तरीके से जो उनका डेवलपमेंट है वो होने लग जाता है। इफ द गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू द पीपल। और अगर कभी सरकार काम नहीं दे पाती है उन लोगों को, जो भी लोग रजिस्टर्ड होते हैं मनरेगा के अंदर में, तो सरकार उनको जो अलाउंस का मतलब हो गया कि अगर वो मान लो नहीं दे पाते तो उनको पैसा फिर भी देती है सरकार। द टाइप ऑफ वर्क दैट वुड इन फ्यूचर हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड विल बी गिवन प्रेफरेंस अंडर द एक्ट। और मनरेगा के अंदर में ज़्यादातर ऐसे कामों को रखा गया है जिस काम को करने से क्या होता है लैंड में प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि खेती को बढ़ावा मिले और खेती जो लोग कर रहे हैं उन्हें फ़ायदा मिले। इस तरह के कामों को ज़्यादा उसमें देखा जाता है। तभी आपने देखा होगा कि जो काम इसके अंदर में ज़्यादातर होते हैं वो क्या होते हैं कि गांव के अंदर में कैनाल्स बनाना, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना, ट्यूबवेल्स बनाना और वेल्स बनाना, इस तरीके से क्या है स्टोरेज के लिए गांव में सड़क बनाना। तो ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, कहीं ना कहीं जो लैंड की प्रोडक्शन है उसे इंक्रीज करने में हेल्प करने वाली चीज़ों को किया जा रहा है। तो इस तरीके से हमने ये टॉपिक को पढ़ा कि एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट की जा सकती है। तो आप ये जो क्वेश्चन यहाँ पे हैं 1 2 3 4 आप आराम से कर सकते हैं अगर आपने इन बातों को सुना होगा
तो आप इन्हें आराम से कर सकते हैं। तो ठीक है, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो मैं बनाता हूँ वो सब आपको आसानी से मिल पाए। तो थैंक यू। घर पे रहें, सेफ रहें और अपने आप को भी और अपने फैमिली को भी कोरोना से बचाएं। थैंक यू।